हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्यूटर का आपका बचता था, कंप्यूटर भी आपका शुरू हो चुका है। ओके, तो ये इंडियन पॉलिटी है जो आपका किसका पार्ट है, ये आपका जनरल स्टडीज का, ये जो जीएस वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, 20 नंबर का इसका है ये। और इसमें क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपके डीपीएसपी। तो देखिए, जब भी टॉपिक होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिक आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या टाइप्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सारी चीजें इन मतलब इन जर्नल की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेवलप हुआ। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो किस तरह से ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो सारा प्रोसीजर, वो सारी डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, वो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ओके, वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर जो हैं वो इसी के ऊपर जाएंगे, बेसिक फीचर कर लेंगे। फिर हर एक के ऊपर प्रियम्बल एक लेक्चर में हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक लेक्चर में और डीपीएसपी भी एक लेक्चर में। फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये सीरीज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर तो हमने आपका शुरू कर ही दिया है। इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इसकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इकोनॉमी का कुछ पोर्शन बचा, इकोनॉमी में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑलमोस्ट वो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो बेसिकली वहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछते हैं। ओके, जैसे कि वहां पर अलग से आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, किस तरह से इकोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर की जनरेट होती है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वो बेसिकली ज्योग्राफी के साथ ही कनेक्टेड है, तो उसको मैं अलग से करवा दूंगा। हेरिटेज एंड कल्चर जो है इसके, ये भी थोड़ा बहुत बचा है, ये भी खत्म हो जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका कंप्लीट है, इन्वायरमेंट आपकी कंप्लीट है। ओके, ज्योग्राफी, इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी ये कंपोनेंट खत्म करने के बाद। ओके, अब बात करते हैं मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जिस भी कंट्री के हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का फंडामेंटल लॉ होगा। देखो, लॉ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक ऐसा लॉ जिससे बाकी सारे लॉ निकले होंगे, उस लॉ को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लॉ सुप्रीम लॉ होगा, तो ये फंडामेंटल लॉ होगा जो उस कंट्री को रन करेगा। जैसे हमारी कंट्री को रन कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बाकी जितने भी लॉज हैं वो वहीं से निकल रहे हैं। हमने कोई भी लॉ बनाया, वो लॉ उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा बाय द जुडिशरी ऑफ द कंट्री। आई बात समझ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय विच अ स्टेट इज फॉर्म्ड और गवर्नड। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिनसे कंट्री को गवर्न किया जाता है, कंट्री को चलाया जाता है, वो होता है उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी क्या क्या किस्में हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, रिजिड हो सकता है। इसी तरह से रिटन और अनरिटन में ही इवॉल्व और इनेक्टेड भी निकल कर आता है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। अब देखो, ध्यान से समझना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान जिसको लिखा गया, ओके, राइटिंग में लिखा गया, हाथ से लिखा गया, और जिसकी आपके पास एक बुक अवेलेबल है। जैसे आप अगर मार्केट में जाओगे और आप मार्केट में जाकर बोलोगे कि मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए, तो आपके पास एक बुक दी जाएगी, आपको बुक दी जाएगी जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें आर्टिकल्स लिखे होंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, सारे आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे। आई बात समझ। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन होती है। अनरिटन का ये मतलब नहीं कि वो लिखा हुआ नहीं है। अनरिटन का ये मतलब होता है कि वो कंसोलिडेटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही बुक के अंदर आपको मिलेगा। ओके, एक बुक के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं, तो आप वहां जाओगे, बोलोगे मुझे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आपको ऐसी कोई भी सिंगल बुक नहीं मिलेगी जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम का आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। उन्होंने क्या काम किया है, ओवर द टाइम, जैसे जैसे नीड आती गई, जिस जिस लॉ को पास करने की, वो लॉ पास करते गए। और उस लॉ को क्या काम किया उन्होंने, अलग अलग जगहों पे, ये इसके रिलेटेड लॉ है, ये डाइवोर्स के रिलेटेड लॉ है, ये मैरिज के रिलेटेड लॉ है, ये मर्डर के रिलेटेड ये लॉ होगा। ठीक है, कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक किया उसके रिलेटेड ये लॉ। अलग अलग लॉज पार्लियामेंट बनाती गई, लेकिन उनको कभी कंसोलिडेट नहीं किया। ओके, कभी कंसोलिडेट नहीं किया, कभी कोडिफाई नहीं किया।
तो वही उनका वो कहलाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया में हमने लॉ को एक ही बार लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार बनाया, उसको हमने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, कोडिफाई कर दिया, एक ही बुक बना दी, तो वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिस्टमेटिकली ओके रिटन डाउन एंड embodied इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन in which no provision or law of the constitution are written down but are documented despite not being included in a single book। documented तो है लेकिन एक सिंगल बुक में उनको कंसोलिडेट नहीं किया गया है। ओके, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज नॉट कंटेन इन सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको उसका नहीं मिलेगा, बहुत सारे लॉज, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कलेक्टिवली उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, लेकिन कोई एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी। ये है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत आसानी से अमेंड किया जा सके, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत सख्त, बहुत अमेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, आसानी से उसको आप अमेंड यानी चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जिनको आप आसानी से अमेंड नहीं कर सकते, बहुत टफ मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, तो मैं बता रहा था कि देखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसको आसानी से अमेंड कर सकते हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, दोनों का मिक्सचर है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बहुत आसानी से अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, ज़्यादा आपको इतनी टफ मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए आपको बहुत टफ, बहुत एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन शॉर्ट आप इतना याद रख लेना। हालांकि अगर मैं यहाँ पर चले जाऊँ, मैं आपको बता दूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है क्या वो फ्लेक्सिबल या रिजिड होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमेशा एक बात याद रखना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक फैक्ट बता, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होता है। ओके, उसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे यूके जो है, यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, और किसी भी लॉ को हटाना है, फिर से दूसरा लॉ बनाकर अमेंड करके उसको हटा दो, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिस तरह इंडिया में क्या होता है, अगर कोई भी लॉ बनाया, कोई भी अमेंडमेंट किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा कि ये जो है, जो भी इन्होंने लॉ बनाया, जो भी अमेंडमेंट की है उन्होंने, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये कोई यूपीएससी लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा अंदर घुस रहा हूँ, उतना नहीं जाना। फ्लेक्सिबल समझ रहे हो, जो आसानी से अमेंड होगा, रिजिड वो है जो आसानी से अमेंड नहीं होगा, दैट्स इट। अब एक टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती होगी, एक ऐसी गवर्नमेंट जो एब्सोल्यूट नहीं होगी, लिमिटेड होगी, करप्ट नहीं होगी, एक्सप्लॉइटिव नहीं होगी। यानी आप बात करें एक वेलफेयर स्टेट की, जहां पर गवर्नमेंट क्या होगी, कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, वो गवर्नमेंट जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही होगी। आई बात समझ। अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट होल्ड दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पीपल, यानी गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो कहाँ से आ रही है, लोगों से आ रही है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से ले रहा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, पार्लियामेंट ने लिखा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखा है, एग्जेक्टिव ने किसने लिखा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो लोग थे, देवर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, इंडियन पीपल, वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने लिखा है। ओके, वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। आई बात समझ। तो उन्होंने लिखा, इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है किसके लिए, अपनी सरकार को, जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे उनको कंट्रोल करने के लिए। आई बात समझ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पर गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, लिमिटेड का मतलब ये होती है कि वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो तानाशाह नहीं होगी, डिक्टेटर नहीं होगी, इसका ये मतलब होता है। जहां पर पावर कहां से आती होगी, उनके पास लोगों से आती होगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर दे रहा है, इट मीन्स कि हम उनको पावर दे रहे हैं, हम उनको चुनकर आगे भेजते हैं। शुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर किससे लिमिटेड होगी गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उनको पनिश किया जाएगा। ओके, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बेसिकली किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, मैग्ना कार्टा, ये इतना इसमें आप मैंने नहीं, मतलब इतना नहीं घुसना, ये इसको रहने दो, इसको छोड़ दो आप, ठीक है।
इसको रहने दो, ओके, ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, उसमें निकल जाएंगे हम, तो इसमें आप रहने दो, ओके। अब सेल एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई थिंक इतना आपके लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कुछ ज़्यादा बोला। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, आर्बिट्रेरी नहीं होगी, एक्सप्लॉइटिव नहीं होगी, करप्ट नहीं होगी, यानी बहुत अच्छी बहुत प्यारी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, इसका ये मतलब है। और एक टर्म एक और होती, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर टर्म आई तो इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब होता है टू रिमेन स्टिक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, यानी लोग भी और सरकार भी जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम बताएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ओके। और सरकार जो होगी, सरकार क्या होगी, जहां पर सरकार लिमिटेड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही होगी, हम बताएंगे वहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ओके। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जिसको अमेंड करना क्या होगा, टफ होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिसको अमेंड करना आसान होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया, सिंगल बुक के अंदर जो है कोडिफाई किया हुआ है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल बुक के अंदर कोडिफाई नहीं किया हुआ है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा दिया, बाकी जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है।